प्रिय साथियों, आज हम फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कैसे करें इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है पॉलिटिकल साइंस के व्याख्याता श्रीमान दिनेश जी पटेल सर। इनके साथ में हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की टिप्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दिनेश जी, आपका इस चैनल पर नमस्कार, अभिनंदन, राम राम सर। नमस्कार, अभिनंदन। सभी साथियों को अभिनंदन, नमस्ते। हाँ दिनेश जी, अभी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है। हमारे साथियों को, हमारे बेरोजगार साथियों को बताइए कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें। इसमें जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, ये परीक्षा कब तक हो सकती है? राजूराम जी, ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके से सरकार ने वैकेंसी निकाली है और इसकी जो विज्ञप्ति आई है, अभी जितने भी अभ्यर्थी हैं इनके पास में टाइम है काफ़ी, लगभग 8-10 महीने का टाइम मान सकते हैं अपन। लगभग अक्टूबर 2025 तक इसकी परीक्षाएं होने की संभावना है। इसके बाद में ही होगी शायद, ऐसा मेरा मानना है। अब हो सकता है कि आरपीएससी के ऊपर निर्भर करता है, पहले भी करवा दे, ये अलग इश्यू है। फिर भी विद्यार्थियों के पास में 8-10 महीने का टाइम है। इसके अंदर एक निश्चित योजना बनाकर तैयारी करते हैं और एक बार सिलेबस को कवर कर लेते हैं। सिलेबस को कवर करने के बाद में वापस रिवाइज करने के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए और इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू भी निकाल ले और आरपीएससी की जो पुराने पेपर हैं उनको भी निकाल ले और भी कुछ जैसे नेट के पेपर है, काफ़ी सारे पुराने पेपर्स निकाले तो उनसे अभ्यर्थियों को डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से विद्यार्थियों को एक अच्छी तैयारी के लिए अपनी योजना बनानी चाहिए और उसके अनुरूप उनको तैयारी करनी चाहिए। निश्चित रूप से हर अभ्यर्थी, इसमें 2 पेपर होते हैं फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के अंदर। फर्स्ट पेपर जीके है, मैनेजमेंट वगैरह इसमें ये, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आदि सवाल आते हैं। और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जहाँ तक सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है। फर्स्ट पेपर की विशेष रूप से हम तैयारी कैसे करें? फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे ये स्कूल मैनेजमेंट है, तो इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और फर्स्ट पेपर के अंदर जो स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल है? वैसे देखिए तो फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट का अच्छा रोल है। तकरीबन 10 क्वेश्चन आते हैं स्कूल मैनेजमेंट से और इस स्कूल मैनेजमेंट में देखें तो अभ्यर्थियों को विशेष रूप से एसएस यादव सर हैं, उनकी बुक आती है, उनकी बुक को ले सकते हैं या इसके अलावा अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, उनको लेकर के भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आज इंटरनेट से काफ़ी सारे फैक्ट हैं वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उनको याद करें, उनके लिए अलग से ट्रिक बनाएं और उनके माध्यम से याद करें तो डेफिनेटली विद्यार्थियों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से स्कूल मैनेजमेंट यानी स्कूल फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद में स्कूल में आपका क्या रोल रहेगा? इस जैसे एसडीएमसी वगैरह है, स्कूल के अंदर जो भी मतलब फंक्शंस होंगे उससे संबंधित है, मैनेजमेंट से संबंधित है। अक्सर देखा जाता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन शायद आते होंगे। तो बच्चे लोग, साथी लोग, जो अभ्यर्थी है वो अब मैथ्स के क्वेश्चन को जहाँ तक है बहुत सारे देखा मैंने, वो इग्नोर करते हैं क्वेश्चन को। क्या इग्नोर करते हैं नुकसान होता है या इग्नोर नहीं करना चाहिए? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? जहाँ तक मेरा मानना है, अभ्यर्थियों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप मैथ को भी साथ में लें। मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेट और मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए जिनके आप प्रैक्टिस कर सके, उनका सॉल्यूशन खुद कर सके। इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको भी आपको याद करना चाहिए। और वैसे देखें तो मैथ का अहम रोल होता है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर
आपके फर्स्ट पेपर में तकरीबन 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का स्कोर इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा 300 नंबर का जो आपके सब्जेक्ट का पेपर आता है। आप सब्जेक्ट के साथ साथ यदि आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी भी आपकी मजबूत होगी तो आपको मतलब मेरिट के अंदर एक अच्छा स्थान देने के लिए इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी। और इसके अलावा मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप वैसे देखें तो जो 9th-10th की बुक्स हैं इनको ले सकते हैं। इनसे भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, उनकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी अच्छे मतलब किसी अच्छे टीचर के नोट्स आपके पास में, किसी अच्छे टीचर्स के क्वेश्चंस आपके पास हैं तो उन क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। और मैंने भी तैयारी के दौरान मैथ को लेकर के मैंने भी अच्छा स्कोर करा था। मैथ की वजह से मैंने अच्छी बढ़त भी बनाई थी। और मैंने जो मैथ पढ़ी थी सुनील सर की मैथ पढ़ी थी, उनके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा था और उनसे मेरे को काफ़ी अच्छी हेल्प मिली थी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैथ यानी इसके नंबर पक्के होते हैं। मैथ्स के जैसे सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज, अगर उनको याद कर ले तो निश्चित रूप से क्या मैथ्स का क्वेश्चन हल हो जाएगा? देखो, फार्मूले के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। फार्मूले आप यदि आपको फार्मूले आएंगे तभी आप आगे तक बढ़ पाएंगे, तो फार्मूले भी याद होने चाहिए। फार्मूले के अलावा काफ़ी सारी ऐसे आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीधे सीधे आप देखें थ्योरी से रिलेटेड आते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ थ्योरी का मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा जिससे आप 2-3 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सर। इसी तरह लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो हिंदी का क्या रोल रहता है सर, इसके बारे में बताएंगे? हिंदी का भी अच्छा रोल रहता है, पर हिंदी के लिए मेरे हिसाब से जो 9th की है, 10th की है, जो ग्रामर की बुक्स चलती हैं, इन ग्रामर बुकों को ही यूज करना चाहिए। और इनके लिए अधिकतम आप एमसीक्यू निकालेंगे तो एमसीक्यू से आपको अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू का अच्छा रोल होता है इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण हर भाषा की पकड़ बनाने के लिए मूल है। इसी तरह अंग्रेजी सब्जेक्ट की व्याकरण भी आती है, ग्रामर आती है, तो उसके कितने क्वेश्चन आते हैं और उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस संदर्भ में बताइए। वही सेम हिंदी की तरह 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आते हैं। उसके लिए आप जैसे ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर पैसिव वॉइस का पोर्शन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का होता है। इसके अलावा जो भी टॉपिक इससे जुड़े हुए आते हैं आपके एग्जाम में, उनके लिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूर मिलानी चाहिए और प्रैक्टिस सेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, जिससे क्या कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो जैसे मैथ हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई, चाहे हिंदी ग्रामर हो गई, तो इनके लिए आपको क्वेश्चंस निकालने चाहिए। क्वेश्चंस निकालेंगे, उनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से आप अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई भी प्रैक्टिस करेंगे तो ही कॉन्फिडेंट आएगा। यस सर। बिल्कुल जी। क्या फर्स्ट पेपर के अंदर साइकोलॉजी आती है सर? वैसे देखें तो साइको फर्स्ट पेपर की बजाय सेकंड पेपर के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन होता है। और सेकंड पेपर में पहले तो साइको के 30 क्वेश्चन आते थे तकरीबन। अभी जो पिछले एग्जाम्स हुए उनमें 18-20 क्वेश्चन का रेशियो देखा गया है। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए आप वैसे देखें तो जितने भी एनसीईआरटी की बुक है, 11-12 की एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, नंबर 1 चीज। उसके बाद में जैसे अथेंटिक सोर्स वाले जितनी भी बुक्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। वैसे पढ़ाने के लिए राजस्थान में देखें तो काफ़ी सारे हैं। और मैंने तैयारी के दौरान विवेक पारिक सर के नोट्स भी पढ़े थे। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स को भी यूज करा था। और इसके अलावा जैसे धीर सिंह दाभाई की ओल्ड क्वेश्चंस की एक बुक आती है, उसको भी पढ़ा था। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बुक्स जिनका मैंने मतलब यूज करा था और उनको मतलब पढ़ करके मैंने मतलब इनके अंदर कुछ हद तक अच्छा करा था। क्या सर फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं? हाँ, डेफिनेटली रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस वैसे देखें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको आप मनोवैज्ञानिक रूप से कितने मजबूत हैं। यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होते हैं, डेफिनेटली वो क्वेश्चन ऐसे ही निकाल रहे होते हैं। फिर भी आपको काफी हद तक प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या मैथ्स और रीजनिंग एक दूसरे से रिलेटेड है सर?
अब वैसे देखें तो मैथ्स है, फॉर्मूले से कर सकते हैं। और जैसे रीजनिंग की बात करें तो कुछ कूट है, कुछ मतलब आप किस तरीके से आपकी मतलब समझ विकसित है, समझ विकसित होती है तो आप डेफिनेटली रीजनिंग की क्वेश्चन निकाल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स यानी जो करंट जीके है, क्या उसके क्वेश्चन आते हैं तो उसकी कैसे तैयारी करें? डेफिनेटली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आते हैं, पर आपको लगभग 1 साल पुरानी आपको समसामयिकी पढ़नी चाहिए। जिसमें आप देखें तो क्रोनोलॉजी की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। कुछ मैगजीन आती है, डेली आपके मैगजीन पढ़ने की आदत है, राजस्थान पत्रिका पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो आपको काफ़ी सारी और भी मतलब कुछ पब्लिकेशंस वाले बुक्स निकालते हैं 1 साल का, जिसके अंदर होता है कुछ आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल भी चलते हैं इसके अलावा काफ़ी सारा मटेरियल आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली इन सब अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना सर। बिल्कुल सर। एक राजस्थान सरकार की जो राजस्थान सूजस आती है, उसमें भी राजस्थान सरकार की करंट स्कीम्स है, वो भी आती है। क्या उसका भी कोई विशेष योगदान हो सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली आप स्कीम्स के लिए उनको पढ़ सकते हैं। तो फायदा मिलेगा ही, कोई भी बुक हो पढ़ने से फायदा ही मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स में देखें तो आप जो मतलब वैसे तो सबसे पहले तो आपके ध्यान में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक के ऊपर आपको मतलब हो सकता है सारे टॉपिक आपके क्लियर ना भी हो, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको अच्छा मतलब अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे आप कुछ क्वेश्चन तो अच्छे से निकाल ही सकते हो। बाकी आपको करंट अफेयर्स के लिए विशेष तौर से मतलब अपडेट रहना पड़ेगा, मैगजीन वगैरह पढ़नी पड़ेगी, जैसे अखबार पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू आप ध्यान दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनलों से जुड़ करके कुछ एमसीक्यू निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस से ही मतलब सारी चीज़ें संभव है सर। सर जैसा कि देखा जाता है, जो मैगजीन्स होती हैं, पत्र पत्रिकाएं, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, उसके कौन से पृष्ठ पढ़ें तो निश्चित रूप से वो करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? देखो सर, कौन से पृष्ठ पढ़े कौन से पृष्ठ नहीं पढ़े इसका कोई वो नहीं होता है। आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए, जैसे आपके करंट की जितनी भी कोई ऐसी घटना है जो मतलब घटना से संबंधित आप पढ़ सकते हैं, या कोई व्यक्ति है जिसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा इवेंट हुआ है, तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। खेल से संबंधित कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपके प्रेजेंट में ओलंपिक चल रहा है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, कोई ट्रॉफी चल रही है तो उसके क्वेश्चंस देख लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस के अंदर है उससे संबंधित अगर करंट आता है तो निश्चित रूप से उसको नोट करना चाहिए। नोट करना चाहिए। बिल्कुल सर। साइंस के क्वेश्चन भी आते होंगे शायद? हाँ, साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चंस के लिए आप वैसे देखें तो एनसीईआरटी की बुक चलती है, तो एनसीईआरटी की बुक को यूज करें तो काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। और वैसे काफ़ी सारे कोचिंग वाला है, नोट्स वगैरह भी निकालते हैं। उनके नोट यदि आपको ज़्यादा मतलब उलझन में नहीं फंसना चाहिए तो लिमिटेड मटेरियल पढ़ के भी काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छा फील कर सकते हैं। बाकी आपको विशेष तौर से 9th-10th की और जो 11th-12th की बुक होती है उनको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके साथ में राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इसका भी विशेष योगदान होता होगा? जी सर, राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं पवन भौरिया सर की बुक आती है, शायद नाट पब्लिकेशन से आती है, तो उनकी अच्छी बुक आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी राजस्थान के अंदर चल रही है 9th और 10th की बुक है, राजस्थान मतलब सामान्य ज्ञान से संबंधित आती है, राजस्थान अध्ययन के नाम से आती है, तो उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो उससे भी मतलब आप ज्योग्राफी में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन होता है उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप डेफिनेटली और जो ऑथेंटिक बुक्स है उनको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इससे संबंधित आप अपने कुछ टिप्स दीजिए ताकि उस हिसाब से बच्चे, अभ्यर्थी अपने साथ ही तैयारी कर सकते हैं। देखिए सर, सब सब्जेक्ट का रोल होता है, किसी पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी जैसे एक सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट पेपर में देखें तो सभी सब्जेक्ट का अहम रोल होता है, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए।
जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास में या तो कोई नोट्स होने चाहिए या फिर आपको अपने नोट्स खुद को बनाने चाहिए, या फिर जो मतलब काफ़ी सारे, क्योंकि इनके अंदर कुछ करंट से जुड़े हुए मुद्दे भी, करंट से जुड़ी हुई योजनाएं पूछी जा सकती है आपकी ज्योग्राफी के अंदर, या फिर कोई नीतियाँ पूछी जा सकती हैं, या फिर ये जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है आपको कुछ ट्रिक्स तैयार करनी चाहिए। जैसे नदियाँ पढ़ रहे हैं आप, राजस्थान की नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी नदी पूछ ली, नदी से रिलेटेड जैसे सहायक नदियों के बारे में पूछ ले, तो आपको ट्रिक्स आपके पास में होनी चाहिए। तो ट्रिक्स से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं और उनके नाम दिमाग में आ जाते हैं। बाकी आप ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होता है कि कितनी बार पढ़ने के बावजूद दिमाग से काफ़ी बार फिसल जाती है चीज़ें। तो इस तरीके से आपको लेना चाहिए। फिर इसके बाद में आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए बोला, तो इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट आता है, तो आपको उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान सभा का पोर्शन है, या जितने भी मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित टॉपिक आते हैं उनको पढ़ना चाहिए। और आयोग वगैरह है तो उनके लिए आप काफ़ी सारे जैसे विकिपीडिया से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से आप काफ़ी सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और उन चीज़ों का अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जितने भी आपने सभी सब्जेक्ट का लगभग जिक्र करा, साइंस का जिक्र करा, मैथ्स का जिक्र करा, इसके बाद में हिंदी इंग्लिश का जिक्र करा, फिर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का जिक्र करा, ज्योग्राफी का जिक्र करा, और फिर इसके बाद में आपने संविधान का, इसका पॉलिटी का जिक्र करा। तो सारे के सारे टॉपिक, स्कूल मैनेजमेंट का जिक्र करा, साइकोलॉजी का जिक्र करा, सबका जिक्र करा। तो डेफिनेटली आपको मतलब जितने टॉपिक्स हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में जितने टॉपिक आते हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। और हर सब्जेक्ट के ऊपर आप पकड़ बनाएंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छी लीड ले सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी के साथ में इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी है, जियोग्राफी, वो भी आती है, बिल्कुल आती है ना सर? हाँ, जैसे आप देखेंगे जितने भी जो भी टॉपिक है आपके इंडिया से जुड़ के हैं, चाहे वर्ल्ड के भी आते होंगे शायद राजस्थान ज्योग्राफी के हैं, वर्ल्ड के इसमें नहीं दे रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो जो टॉपिक है विद्यार्थियों को पढ़ने चाहिए। क्या अपन जियोग्राफी पढ़ते हैं उस समय जो मैप्स होते हैं उनका कोई विशेष रोल होना चाहिए? देखो सर, सभी अभ्यर्थी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ अभ्यर्थियों को मैप्स के माध्यम से समझ में आ जाता है, कुछ को अपने नोट्स के माध्यम से समझ में आ जाता है। सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो इसके लिए विद्यार्थियों को अपने हिसाब से रणनीति तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल सर। इस बार देखा जाए तो जो गत वैकेंसीज आई हैं फर्स्ट ग्रेड की, उसकी बजाय इस बार इस वैकेंसी के अंदर पद है जो कि बहुत ही कम है, लगभग 2204 या 2202 के आसपास पद हैं टोटली। देखिए तो इसमें पदों का कोई रोल नहीं होता है। जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सिर्फ एक पद के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वैसे आज देखिए प्रतिस्पर्धा का युग है, तो इसमें लाखों अभ्यर्थी जरूर ही प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। पर इसके लिए जिसके पास में जितनी योग्यता होगी, जिस तरीके से मतलब वो जितना योग्य होगा, जिसका जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे, उस तरीके से वो अपने लीड वहाँ दिखा सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। श्रीमान जी, ये बताइए आप कि एक अभ्यर्थी को कम से कम नियमित रूप से कितनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को विश्वस्त हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? देखिए देखो कितनी पढ़ाई करनी चाहिए इसका कोई माप नहीं होता, कोई माप तोल वाली बात तो है नहीं कि इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। पर क्या है कि आपको अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहिए। आप जितनी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, जितना ज़्यादा सिटिंग दे पाएंगे, जितने ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, जितना ज़्यादा बार बार आप रिवाइज कर पाएंगे, तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ लोगों को पढ़ने से याद होता है, कुछ को लिखने से याद होता है, सबका अलग अलग है। तो इसमें से बेटर कौन सा होता है सर? तो देखिए सर, लिखने से डेफिनेटली बेनिफिट मिलता ही है, पर कुछ लोग पढ़कर याद करते हैं, कुछ मतलब लिखकर याद करते हैं। जैसे आपने कहा कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, जो अंतिम समय, जो लास्ट टाइम होता है, जो लास्ट महीने भर का टाइम होता है, उसके अंदर वो बार बार उसको
वो एक बार देखते तो सारी चीज़ें, यदि आपकी समझ पहले से विकसित हो रही है उस कंडीशन के अंदर, कुछ ट्रिक्स आपके सामने आ जाए, कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने आ जाए, तो वो सारी चीज़ें याद आने लगती है और ऑटोमेटिकली आप सही कर पाते हैं। कोई सोचता है कि मैं दूसरों के नोट्स पढ़ के सेलेक्टेड हो जाऊंगा, या फिर दूसरों के नोट्स को अगर रिटर्न करें तो फायदा मिलेगा या पढ़ने से फायदा मिलेगा? देखो सर, नोट्स किसी के भी हो, चाहे दूसरों के हो चाहे खुद के हो, मायने वो नहीं रखता है। आपका स्टडी मटेरियल कितना मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट कर रखा है, किस तरीके से आपने अच्छा मटेरियल कलेक्ट कर रखा है। अच्छा मटेरियल का मतलब ये हो गया जैसे जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक बुक्स चलती हैं, जो हिंदी साहित्य अकादमी की बुक्स चलती हैं, उनसे आपने कितने अच्छे मतलब मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है सारी चीज़ें। बिल्कुल। बाकी वैसे तो सब पढ़ते हैं, पर आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कौन सी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जैसे कूट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनको लेकर के भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और बिना प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चन निकलते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो इस फर्स्ट पेपर से बिल्कुल अनजान है, तो उसके लिए आप सजेस्ट करें वो किस प्रकार से तैयारी करें, या सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? देखिए सर, फर्स्ट पेपर से अनजान होता है तो वो क्या फर्स्ट ग्रेड कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसको यही ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या है। हाँ कोई बात नहीं, जैसे फर्स्ट पेपर से अनजान रहेगा कैसे, भला वो तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है। क्योंकि यदि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसको उसके ध्यान में सिलेबस आना चाहिए कि सिलेबस में क्या कौन कौन से टॉपिक्स है। पढ़ने तो आपको वो टॉपिक्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसका यदि मतलब यदि वो फर्स्ट ग्रेड का मतलब फॉर्म फिल कर रहा है तो डेफिनेटली वो एमए करके आया है, बीएड करके आया, डेफिनेटली उसने कुछ न कुछ तो उसका आधार होगा, तभी वो यहाँ तक आ रहा बिल्कुल है, बिल्कुल बाकी सही कैसे बात आएगा। है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सिलेबस अगर अपने हाथ से लिख लें, रिटर्न कर लें, तो निश्चित रूप से अपने माइंड में रहेगा अपने कौन कौन से टॉपिक है कोर्स में। जी सर। और आप इनको मोटिवेट करने के लिए कुछ कह सकते हैं? सर मोटिवेशन तो देखो, वैसे मोटिवेशन की बात करें, हमेशा मोटिवेशन अपने अंदर से निकलता है। यदि बंदे के अंदर आग होती है ना, तो वो आग अपने आप खुद को प्रेरित करती है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इंसान को भूख होनी चाहिए। भूख का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर आग किस तरीके से है कि मतलब यदि कोई इंसान अभाव में नहीं रहेगा, अभाव होते वो अपने आप इंसान की जिंदगी के अंदर आग लगाते हैं, और आग होगी और उसके लिए आपके अंदर करने की जिद होगी तो डेफिनेटली आप सफलता तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। निश्चित रूप से आपके जो विचार है, आपने जो इन अभ्यर्थियों को मोटिवेशन के लिए कहा है, फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, टिप्स दिए हैं, और आपका जो मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से हमारे इन अभ्यर्थियों के लिए, हमारे साथियों के लिए उपयोगी होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आज हम यहीं तक रुकते हैं, और भविष्य में और आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आएंगे। और इस चैनल पर आपके जो फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है या जियोग्राफी है, वो सब, और साथ में करंट अफेयर्स, ये भी लेके आएंगे। और उसमें हमारे जो सर दिनेश जी है, इनका भी विशेष योगदान रहेगा। थैंक यू दिनेश जी, धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ओके सर।